हेलो एवरीवन, मैं हूं निर्दोष कुमार प्रजापति और एनजीसी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में 3D मॉडल्स पढ़ेंगे। मतलब हमने जो सेकंड लेक्चर में क्लोज पैकिंग पढ़ाई थी, वर्ड्स भी बताए थे और यूनिट सेल भी बताए थे, लेकिन आज हम इनको 3D में देखेंगे कि किस तरह से ये 3D में दिखाई देते हैं और किस तरह से पैकिंग होती है। तो सबसे पहले पैकिंग देखते हैं कि पैकिंग में जो क्लोज पैकिंग होती है वन डायमेंशनल कैसी होती है कि इसमें एक ही लाइन में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कहलाता है वन डायमेंशनल। जब एक ही लाइन में एटम्स प्रेजेंट हो तो वो वन डायमेंशनल कहलाते हैं। और जब उसमें दो लाइन में प्रेजेंट हो, दो या तीन लाइन में प्रेजेंट हो, यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई या फिर लंबाई या ऊंचाई जिसमें दो कम से कम बीमाएँ हो, मापक हो नापने के लिए, तो वो कहलाता है टू डायमेंशनल। तो क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है, या फिर हम लंबाई और ऊंचाई कह सकते हैं कि चौड़ाई नहीं है, तो दो ही चीज़ हैं। तो ये टू डायमेंशन कहलाता है और टू डायमेंशन में इस तरह से एटम्स अरेंज होते हैं। और 2D में जो एटम्स अरेंज होते हैं उसमें दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं कि जैसे ये 1D था, 1D में एक ही चीज़ थी, केवल लंबाई थी और कोई चीज़ नहीं थी। तो इसमें जो एटम्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि या फिर इसके एटम के जस्ट नीचे लगे दूसरी लेयर का एटम, या फिर इन दो एटम्स के बीच में एटम लगे, जो खाली जगह है इसमें लगे एटम। तो दो तरह से अटैच होता है। एक ये जिसमें ये जो एटम होता है इसमें कोई भी एक एटम डायरेक्ट चार एटम से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से इसकी जो संरचना बनती है वो एक स्क्वायर की तरह बनती है। तो ये कहलाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP कहते हैं। तो ये SCP हो गई। और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गीय संरचना, वर्गीय बोलते हैं, वर्ग स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि दूसरा तरीका ये है कि जो एटम जो दूसरी लेयर है, फर्स्ट लेयर के से बीच में एटम प्रेजेंट हो, दूसरी लेयर का एटम जो है वो फर्स्ट लेयर के दो एटम के बीच में प्रेजेंट हो, तो इससे अरेंज हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे जैसे ए लेयर, इस लेयर को हमने ए बोल दिया, और ये लेयर अलग है थोड़ी से तो इसको बी बोल दिया। ये जो तीसरी लेयर है इस ए लेयर के एक जैसी है, तो ये भी ए लेयर हो गई। तो ये पैकिंग हो जाएगी ए, इस तरह से हो जाएगी। तो ए बी टाइप की पैकिंग हो जाएगी। इसमें जो लेयर्स हैं सब एक जैसी हैं, तो इसका अगर नाम दें तो ये कहलाएगी हमारी ए क्लोज पैकिंग। और ये जो पैकिंग कहलाएगी ए बी क्लोज पैकिंग। अब इसमें संरचना के आधार पर देखें कि इसमें स्ट्रक्चर कौन सा बनना है। तो इसमें कोई भी एक एटम देख लो, तो एक एटम डायरेक्ट 6 एटम से जुड़ा हुआ है। ये जो एटम है ये 6 एटम से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो इनको 6 एटम को आपस में जोड़ दें तो ये जो संरचना बनेगी ये बनेगी हेक्सागोनल बनेगा। तो हेक्सागोनल बनेगा, तो इसके लिए ये कहलाता है, ये जो पैकिंग कहलाएगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाएगी। तो ये इसको शॉर्ट में बोले तो इस शॉर्ट में बोलेंगे इसको हम HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये हमारा SCP हो गया, ये HCP। तो ये 2D हो गया। अभी हमने जो देखा था पहले 1D देखा था, फिर 2D के दो संरचना हुई, ये एक SCP और एक HCP। तो इन SCP और HCP से 3D संरचना बनाएंगे हम। 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये जो SCP है, SCP के ऊपर ये हमारी एक लेयर हो गई है, ये पूरी एक लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर और लगा देंगे, फिर और लगा देंगे, इससे लेयर लगाएंगे। तो इससे जो संरचना बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखो एक ही लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर और है, इधर ही लेयर है, फिर इधर भी लेयर है। तो इस तरह से हमने एक दूसरे के ऊपर लेयर लगाते गए, तो इससे जो संरचना बनेगी वो 3D बनेगी, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें होंगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 3D संरचना कहलाएगा, 3D स्ट्रक्चर कहलाएगा। और जो 3D स्ट्रक्चर बना है इसमें अब बात करें कि ये जो बना है वो इसमें एक सबसे छोटी संरचना कौन सी है, जिससे कि ये पूरे यूनिट, ये जो पूरे जो लैटिस है, ये पूरा सॉलिड है जिससे ये मिलकर बना है। तो ये सबसे छोटी संरचना हमारी बन जाएगी ये वाली। तो ये एक स्क्वायर की बनेगी। तो एक ऊपर के 4 एटम ये ले लेंगे, उसके जस्ट नीचे वाले 4 एटम ये ले लेंगे। तो इससे जो संरचना बनेगी ये बनेगी एक क्यूब की बनेगी, या फिर एक घन बनेगा। तो इससे बनता है एक क्यूब बनता है। तो एक तो ये हो गई हमारी, जब हमने एटम को इसके ठीक ऊपर रखा, अगर इस एटम को इसके बीच में रखें तो एक BCC संरचना बनती है। जो घन बनता है उसको बोलते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल, वो हम अभी यूनिट सेल में देखेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट देखें कि जो हमारा SCP था, SCP का 3D बनाए तो 3D इस तरह से बनेगा कि एक लेयर तो हमारी है और दूसरी लेयर के जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, यहाँ पे इन दो एटम्स के बीच में प्रेजेंट हैं। तो ये जो ये पैकिंग है ये कहलाएगी हमारी HCP पैकिंग। इससे दो तरह की संरचना बनती है, एक FCC बनती है, फेस सेंटर क्यूब, और एक HCP बनती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये हमने पैकिंग देखी। अब हम देखेंगे इसमें
कि इसमें यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल कौन कौन सी हैं। तो जो हमने एच से जो संरचना बनाई थी, मतलब 3D संरचना बनाई थी, तो उससे एक यूनिट सेल हमने देखा था कि 4 एटम ऊपर के ले लिए थे और 4 एटम नीचे के लेयर के ले लिए थे। तो इससे एक जो सेल बनी है ये कहलाती है हमारी सिंपल क्यूबिक सेल, या फिर एक घन कहलाएगा। तो ये घन हो गया एक, ठीक है। तो एक इकाई हो गई है, एक यूनिट सेल हो गई। तो इस यूनिट सेल में दो चीज़ हमको देखने मिलेंगे। एक तो क्या, जो कोने पे एटम्स प्रेजेंट, हमने एक छोटे पॉइंट से दिखा रखे हैं एटम को, तो इसको बोलते हैं हम, ये जो पूरी यूनिट सेल है ये लैटिस कहलाती है, मतलब लैटिस स्ट्रक्चर होगा। और ये जो पॉइंट्स है लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। और इसके बीच में ये ऊपर का जो फलक है, ये जो फेस है ऊपर का, ये एक फलक कहलाएगा। और फलक कितने होते हैं, फलक 6 होते हैं, 1 2 3 4, एक पीछे वाले का और एक फ्रंट वाले का, 6 फलक होते हैं। और जो कॉर्नर्स होते हैं ये कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो 8 एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो SCC सिंपल क्यूबिक सेल हो गई हमारी ये। और इसमें दो चीज़ हमको देखने मिल रही है कि 8 कोने हैं और 8 कोनों पे 8 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो अगर इन एटम्स को बड़ा कर दें हम, तो क्या दिखाई देगा कि ये जो एटम्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमको दूर दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल में क्या होता है, ये एटम्स आपस में जुड़े होते हैं इस तरीके से। तो ये 4 एटम है। तो हमने SCP में जो देखा था 3D स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसमें हमने ये देखा था कि 4 एटम ऊपर थे और 4 एटम नीचे। तो ये SCP बना। तो इसको अगर हम छोटे पॉइंट से दिखा दें, तो ये एटम हमको जो यूनिट सेल है वो कुछ इस तरह से मिलेगी, जिसको हम प्रीमिट यूनिट सेल भी बोलते हैं। प्रिमिटिव यानी पहली यूनिट सेल। तो इसी से हम BCC बनेगी और इसी से FCC बनेगी। BCC, अब देखो BCC में क्या होगा, BCC बॉडी सेंटर क्यूब होता है, यानी इसके बीच में ये पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी है, इसमें एक सेंटर होगा। तो इसमें बॉडी का सेंटर होगा, तो वो बॉडी सेंटर कहलाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये तो हमारा एक यूनिट सेल हो गया। जो अगर इसके जो पार्टिसिपेंट देखें, तो ये पार्टिसिपेंट जो होता है इस एटम का जो कोने पे प्रेजेंट होते हैं, इनका 1/8 पार्टिसिपेंट होता है। 1/8 पार्टिसिपेंट का मतलब है कि एक एटम 8 यूनिट सेल में जुड़ा हुआ होगा। एक एटम 8 यूनिट सेल में जुड़ा होगा, तो कितना हो गया, 1/8 हो गया। तो इसका केवल 1/8वां भाग ही एक यूनिट सेल में होगा, और 7 भाग जो बचे वो 7 भाग 7 यूनिट सेल में होंगे। वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, देखो, एक तो यहीं पे प्रेजेंट होगा, एक इसके आगे प्रेजेंट होगा, और इस वाले के आगे प्रेजेंट होगा। 4 यूनिट सेल ये हो जाएंगी। और एक तो यही हो गई, एक ये हो गई, और 3 ये, तो 4 ये, 4 इसके ऊपर होंगी, तो 8 होंगी। तो ये 1/8 हो गया। तो इसमें कुल परमाणु की संख्या निकालना है, तो कुल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1/8 तो ये हो जाएगा, और है कितने, 8। तो 1/8, 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसमें कुल परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये हमारी जो सेल हो गई, यूनिट सेल हो गई, सिंपल क्यूबिक सेल हो गई, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं। और ये जो हमारा बॉडी सेंटर क्यूब कहलाता है, बॉडी सेंटर क्यूब क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें देखो, ये अगर हमको केवल कोने वाले एटम देखें, ये 8 कोने वाले एटम देखें, तो हमें SCC दिखाई देगा, सिंपल क्यूबिक सेल। और इसमें एक एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो गया है, इसीलिए इसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर क्यूब। अब बॉडी सेंटर क्यूब में हम देखो, हमने जो SCC में देखा था, क्या देखा था कि ये एटम्स हैं आपस में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो कोने के एटम्स हैं ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते, ये वाले एटम्स आपस में टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, लेकिन ये जो बीच का सेंटर वाला एटम्स है इन सभी 8 एटम को टच करेगा। जैसे हम इसको अगर लार्ज करते हैं तो इस तरह से दिखाई देगा हमको कि ये जो एटम्स हैं ये एटम आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, लेकिन जो बीच वाला एटम है इन चारों को भी टच कर रहा है और इन चारों को भी टच कर रहा है। तो यानी इन 8 एटम को टच करेगा। और एक एटम जितने एटम्स को डायरेक्ट टच करता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोजन संख्या कहलाती है। तो BCC की उप सह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8, क्योंकि 4 एटम ये ऊपर टच कर रहा है 4 एटम को, और ये बीच वाला, और 4 एटम को नीचे से टच कर रहा है। तो ये 8 हो गई उप सह संयोजन संख्या। अब पार्टिसिपेंट की बात करें कि एक एटम कितना पार्टिसिपेट करता है, तो कोने वाले एटम तो 1/8 पार्टिसिपेट करते ही हैं। तो अब लेकिन जो बीच वाला एटम होता है, बीच वाला एटम पूरा एक यूनिट सेल के अंदर होता है, ये किसी भी दूसरी यूनिट सेल में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये वाला एटम है केवल इसी यूनिट सेल के अंदर रहता है। तो एक हमने जो निकाला था इसका कुल परमाणु संख्या निकाली थी कोने वाले एटम की, वो 1 आई थी। और एक एटम जो सेंटर प्रेजेंट है, ये पूरा एटम इसी यूनिट सेल में प्रेजेंट है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यानी इसमें कुल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये संरचना हो गई हमारी BCC बॉडी सेंटर क्यूब। तो बॉडी सेंटर क्यूब कुछ इस तरह से होगा।
अगर हम इसको हम देखें फेस सेंटर क्यूब, तो फेस सेंटर क्यूब में क्या होगा, फेस सेंटर में यानी जो फेस है हमारा उसके सेंटर में एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे इसका ये जो फेस है ये वाला, इसके सेंटर प्रेजेंट है एटम। तो टोटल हमने देखे थे, टोटल फेस कितने थे, 6। देखो 6 फेस थे ना, एक ऊपर, एक फेस सेंटर ऊपर होगा, एक नीचे वाला होगा ये वाला, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, और एक बैक वाला और एक फ्रंट वाला। तो 6 फेस हो गए। तो एटम कितने प्रेजेंट होंगे यहाँ पे फेस सेंटर पे, 6 एटम प्रेजेंट होंगे। तो 6 एटम प्रेजेंट हो गए। अब इसमें भी अगर हम देखें कि ये जो एटम्स होते हैं, क्या ये कोने वाले एटम्स डायरेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये भी एक दूसरे को टच नहीं करते। लेकिन हाँ, ये फेस सेंटर वाला होता है इन सभी को टच करता है, कोने वाले एटम्स को भी टच करता है। और किसको टच करेगा, ये जो 4 एटम है ये वाले, ये जो 4 एटम है एक प्लेन में, इन चारों एटम को ये टच करेगा। और इसको हम लार्ज कर दें तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। तो ये देखो, ये जो एक फेस सेंटर एटम है ये वाला, कोई सा भी देखो, ये भी इन 4 को टच कर रहा है और ये भी इन 4 को टच कर रहा है। तो एक ये जो एटम है ये ऊपर वाला एटम इन 4 को तो टच कर ही रहा है, साथ साथ में इन 4 को भी टच करेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। यानी ये जो एटम है इन 4 को टच करेगा और इन चारों एटम को भी जो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। किसको नहीं करेगा, जो सबसे नीचे वाला है इसको टच नहीं करेगा। तो अब देखो ये जो एटम है डायरेक्ट कितने एटम को टच कर रहा है, अभी तो 4 ये हो गए और 4 ये वाले हो गए, ये वाले 4 हैं, ये 4, तो 8 हो गए। अब एक यूनिट सेल इसके ऊपर भी होगी, यानी अगर 4 एटम ऊपर और होंगे तो इससे भी एक यूनिट सेल बनेगी ऊपर। तो उसके जो फेस में होंगे, फेस में ये वाले एटम होंगे, इधर भी ऊपर वाली यूनिट सेल में इधर 4 एटम होंगे, तो उन 4 को भी अटैच कर रखा। तो एक एटम ये वाला, 4 एटम ये, 4 ये और 4 ऊपर वाली यूनिट के, तो 12 एटम को डायरेक्ट टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा, यानी 12 उप संयोजन संख्या होगी। तो 12 उप संयोजन संख्या हो गई हमारी FCC की। अगर इसको हम एक यूनिट सेल में कट कर लें तो इसमें हमें साफ दिखाई देगा कि एक एटम कितने का पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर इसको कट कर लें तो इस तरह से होगा ये। तो हमने देखा था जो कोने वाले एटम होते हैं, वो कोने वाले एटम का पार्टिसिपेट तो 1/8 होता है, यानी 8 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो फेस सेंटर वाला एटम होता है वो आधा एटम इस यूनिट सेल के अंदर होगा और आधा एटम कहाँ होगा, इसके ऊपर जो यूनिट होगी उसके उसमें होगा। तो आधा कितना होता है, 1/2, यानी एक एटम 2 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 पार्टिसिपेट हो गया और टोटल एटम कितने फेस पे, 6। तो 1/2 इंटू 6 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 एटम ये फेस वाले हो गए, हमारे फेस सेंटर वाले हो गए 3 एटम, और एक एटम ये कोने वाले हो गए सब। तो ये टोटल एटम कितने हो जाएंगे इसमें, 4। यानी FCC में कुल 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल एटम जो प्रेजेंट होते हैं वो 4 होते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं वॉइड। वॉइड किस में कितनी वॉइड्स प्रेजेंट होती है, 2 तरह की वॉइड होती हैं। तो एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो उसको समझने के लिए पहले हमें इस संरचना देखनी होगी कि टेट्राहेड्रल संरचना कैसी होती है। जैसे कि हीरे की संरचना होती है, हीरा यानी डायमंड, तो वैसे ही सेम टेट्राहेड्रल वॉइड की संरचना होती है। तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 एटम होते हैं, जो कि 3 एटम एक प्लेन में होते हैं और एक एटम उन तीनों एटम के बिल्कुल बीच में होता है, अटैच होता है। तो ये 4 एटम इसमें प्रेजेंट होंगे। तो अब कोई भी 3 एटम देख लो, कोई भी 3 एटम एक प्लेन में होंगे और एक इसके 3 एटम के ऊपर होगा, या फिर 3 एटम ये ले लो, तीनों एटम में प्लेन में होगा, ये इनके तीनों के ऊपर होगा। हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जब इसको हम एटम्स को लार्ज कर दें, जब लार्ज करेंगे तो क्या होगा कि ये जो एटम देख रहे हैं हम, ये चारों एटम आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं ये। तो ये 3 एटम एक प्लेन में है और ये चौथा एटम है इन तीनों एटम के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है। जैसे ये 3 एटम है तो बीच वाला सेंटर ये हो गया और इस सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है, यानी ये एटम इस तरह से जुड़ा हुआ है कि इन तीनों एटम को टच करे। तो इनके बीच जो खाली जगह होगी ये कहलाएगी हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगी। तो देखो संरचना तो टेट्राहेड्रल बन रही है। जैसे ये हम देखें तो ये अगर चारों एटम को आपस में जोड़ दें, एक डंडे से जोड़ें या फिर बॉन्ड के द्वारा देखें, तो ये संरचना बनेगी, पहली वाली संरचना हो गई जैसे पहले हमने देखी थी। तो ये जो संरचना होगी वो कहलाएगी टेट्राहेड्रल संरचना कहलाएगी। और इनके बीच ये जो खाली जगह है, ये वाली खाली जगह, ये कहलाएगी वॉइड। और ये वॉइड कैसी कहलाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगी। हिंदी में इसको रिक्ति बोलते हैं, टेट्राहेड्रल रिक्ति। तो टेट्राहेड्रल रिक्ति हो गई है। अब देखें कि एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल रिक्ति कैसे बनती है। तो जैसे ये हमारी एक सिंपल क्यूबिक सेल है SCC। तो SCC में क्या होता है, 8 एटम प्रेजेंट होता है कोनों पे और फेस में कुछ नहीं होता और बॉडी सेंटर में कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे भी एटम्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर भी एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर दिखाए नहीं है। ये समझ लो कि यहाँ पे एक वाइट एटम प्रेजेंट है,
ये जो वाइट एटम है। अब देखो ग्रीन एटम जो प्रेजेंट है, जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनती है वो हमेशा अल्टरनेट एटम से बनती है। अल्टरनेट एटम से बनेगी, यानी एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक के बाद एक, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है, फिर इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे नहीं है। तो यानी जो 4 अल्टरनेट एटम्स हैं वो आपस में अगर जुड़ जाएंगे तो वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनेंगे। और 4 अल्टरनेट एटम ये हो जाएंगे, ये वाले जो वाइट वाले हैं। तो इसमें कुल टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि किस यूनिट सेल में कितनी टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनेंगी? तो एक सिंपल क्यूबिक सेल है एससीसी। तो एससीसी मैंने देखा था कुल परमाणु संख्या कितनी आई थी? 1 आई थी। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड कुल परमाणु की संख्या के दुगना होता है। तो इसमें कुल परमाणु संख्या 1 है तो दुगना कर दें तो 2 हो जाएगा। तो इसमें कुल टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितनी बनेंगी? 2 बनेगी। अब देखो अगर इन एटम्स को हम जूम कर दें, बड़ा कर दें, तो क्या होगा कि ये जो संरचना हमको पहली वाली मिलेगी, जैसे पहली संरचना थी सेम संरचना मिल जाएगी। देखो ये टेट्राहेड्रल बन गई। अब इसमें जो इसके बीच खाली जगह है टेट्राहेड्रल बॉन्ड कहलाएगी। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड 2 मिलेंगे हमको इसमें। तो ये जो बन गई संरचना टेट्राहेड्रल संरचना बन गई। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड हुई, वाला जो एरिया है टेट्राहेड्रल बॉन्ड कहलाएगा। अब फेस सेंटर की बात करें तो फेस सेंटर में क्या होता है कि फेस सेंटर में कुल परमाणु की संख्या 4 होती है, यानी टोटल एटम्स कितने होते हैं? 4। अब इसका दोगुना करते तो 8। तो इसमें जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनेंगे वो कितनी बनेंगी? 8 बनेंगी। और हमने अभी जो देखा था टेट्राहेड्रल बॉन्ड कैसे बनी थी? अल्टरनेट एटम से प्रेजेंट, यानी एक एटम ये, एक एटम ये, और एक एटम ये वाला, और एक एटम ये वाला, 4 एटम ये हो गए। तो 4 एटम आपस मिलकर एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड बना रहा है। और ये जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड बन रही है वो कहाँ बन रही है? इस कोने पे बन रही है। जैसे ये है, ये वाली यूनिट सेल है तो इसके यहाँ पे कोने पे बनेगी। तो इसके कोने पे बन गई एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड। कहाँ बनेगी? एक यहाँ पे बनेगी, इस कोने पे। अब ये कैसे बनेगी? 2 एटम तो ये हो गए और 2 एटम ये वाले हो जाएंगे। तो अगर ये 2 एटम ये 4 एटम आपस में क्या बनेंगे? एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनेंगे। तो एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो बनी है वो यहाँ बनी है, और एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड कहाँ बनेगी? यहाँ पे बनेगी। तो 2 हो गई। सेम यहाँ पे होगा कि 2 इधर बनेगी तो 4 हो गई, और सेम इधर कि 4 इधर बनेगी। तो कुल जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी? इसमें 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनेंगे। तो एफसीसी में हमने टेट्राहेड्रल बॉन्ड देखा। अब बात करें हम ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड की, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड जो बनती है वो बनती है ये 6 एटम से मिलकर बनती है। ऑक्टाहेड्रल संरचना भी 6 एटम से मिलकर बनती है। 3 एटम एक लेयर में, एक प्लेन में होते हैं, और 3 एटम एक प्लेन में। देखें अगर इसे रख दें 3 एटम को, एक से रख दें हम 6 एटम को, तो इसमें क्या होगा कि ऑक्टाहेड्रल संरचना बनेगी। लेकिन इसको अगर हम सही से देखें तो 4 एटम एक प्लेन में होते हैं। 4 एटम जैसे ये वाले देखो, ये 4 एटम है, 2 ब्लू और 2 रेड। 4 एटम एक प्लेन में है, और 2 एटम इसके एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। 2 एटम ऊपर नीचे होते हैं इन चारों के। तो अगर इनको जोड़ दें आपस में तो क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल संरचना बनेगी। और इसमें जो रिक्ति बननी है, खाली जगह बननी है, ये जो खाली जगह है ये कहलाती है हमारी टेट्राहेड्रल बॉन्ड, ये वाली। तो ये कहलाएगी, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। तो ये ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कहलाएगी। ऑक्टाहेड्रल संरचना में ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनती है। तो 2 तरह की हमने बॉन्ड इसमें देख ली। तो हमने क्या क्या देखा इसमें? हमने देखा कि पैकिंग किस तरह से हुई, और इसमें यूनिट सेल कौन कौन सी बनी, और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड और टेट्राहेड्रल बॉन्ड। अब ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितनी बनती हैं? तो जितने कुल परमाणु, किसी यूनिट सेल में कुल परमाणु संख्या जितनी होती है उतनी ही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनती हैं। तो एससीसी में कितनी बनेगी? एससीसी में कुल परमाणु संख्या 1 होती है तो उसमें 1 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होगी। और सेम अगर बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में कुल परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसमें भी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड 2 बनेंगे। और एफसीसी में कितनी होती है? 4, तो 4 ही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनेंगे एफसीसी में, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। तो ये हमारा 3D स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। और बाकी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। तो हमारी नई से नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को, यानी NGC चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए जैसे ही वीडियो हम अपडेट करेंगे और आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, तो इसके लिए बेल आइकन को भी दबाइए। हेलो एवरीवन, मैं हूं निर्दोष कुमार प्रजापति और NGC में